हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। लास्ट टाइम हमने किए थे टाइप ऑफ सॉलिड, जिनमें हमने एक किया था अमरफस सॉलिड, दूसरा हमने किया था क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो हमने डिवाइड किए था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। आज हम डिवाइड करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कह लो, या फिर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना पार्टिकल्स के बीच में, मैं बता चुका हूं पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे सॉलिड कितने टाइप के हैं वो आज हम डिवाइड करने जा रहे हैं, या टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मेनली ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले टाइप जिसको मैं डिस्कस करूंगा यहां पे, फर्स्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास है, सबसे पहले हमारे पास है आयनिक सॉलिड। आप 9th क्लास में 10th क्लास में इनके बारे में पढ़ चुके हो, आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्लस 2 क्लास के अंदर इनको। तो आयनिक सॉलिड होते क्या है, इनको याद रखने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। सिंपल तरीके से जितना याद रखोगे उतना बेस्ट रहेगा। पहले हमें इनको रिमेंबर करना है, उसके बाद लिखना वो आपके लिए बहुत इजी होता है। जब हमें कोई चीज याद रहती है ना, अपनी लोकल लैंग्वेज में, हिंदी में, जैसे भी आपको याद रहती है आप उसको याद रखो, उसके बाद उसको लिखना सीखो पहले। तो आयनिक सॉलिड नाम से ही पता चल रहा है इनके, पहले तो हमें यह बताना होता है ये किन से मिलके बने होते हैं। What are the constituent particle of the ionic solid? तो ionic solid are made up of ions. These are made up of ions. किसके बने होते हैं? Made up of ions. और ions हमने पता है 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हमने ions सुना है कैटायन, और दूसरा हमने क्या सुना हुआ है? एनायन। तो आपके पास जो भी आपने सुने हैं आयंस, एक कैटायन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा एनायन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इन दोनों से या आयन से जो मिलके बना होता है उन्हें हम क्या नाम देते हैं? आयनिक सॉलिड। तो दीज आर द सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ कैटायन एंड एनायंस। कैटायन और एनायन के बारे में हमें एक बात और भी पता होनी चाहिए, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, दोनों के बीच में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? जिसको हम आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है आयनिक सॉलिड के अंदर किस टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आयनिक सॉलिड कंटेन्स आयनिक बॉन्ड। तो हमें 2 बातें पता चल गई आयनिक सॉलिड के बारे में, ये आयन से मिलके बने होते हैं, और दूसरा इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जिसको हम नाम देते हैं। आयनिक बॉन्ड का एक और नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हो। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब हमें क्या पढ़ना होता है जब हमें यह पता चल गया किस टाइप का फोर्स इनके बीच में होता है, किन से मिलके बने होते हैं? तो हमें आयनिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टीज तो क्या है? जब आयनिक बॉन्ड है तो वो कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा? हाई। क्यों? जब भी कोई भी सॉलिड आपके पास है, मान लेते हैं हमने ये ले लिया, कोई भी सॉलिड है, उसके पार्टिकल इस तरीके से अरेंज्ड होते हैं, इन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आयनिक सॉलिड में तो कैसा है? आयनिक बॉन्ड। कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। अब जब तक ये बॉन्डिंग नहीं टूटेगी ना, तब तक ये सॉलिड मेल्ट होकर लिक्विड में चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या होता है? थोड़ा सा स्पेस होता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तब ये मेल्ट होंगे, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, तब ये लिक्विड में चेंज होगा। तो इसके लिए हमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ना पड़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट हाई रखना पड़ेगा। तो दीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है? ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है अभी? जो ये हमारे पास आयनिक सॉलिड होते हैं, ये कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर, ये हमें बताना होता है कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। तो हम 2 स्टेट में इनको देखते हैं। हम पहले इनको सॉलिड स्टेट में देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है यहां पे। जब आप इनको सॉलिड स्टेट में देखोगे ना, तो सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? अभी इनमें करंट पास नहीं हो सकता। तो आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट। व्हाई? रीजन दो। क्योंकि कोई भी चीज कंडक्टर कब होती है उसका रीजन मैं बताता हूं। कंडक्टेंस के लिए या किसी भी चीज में से करंट
करंट फ्लो होने के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोई भी चीज कंडक्टर कब होती है, कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर कब होता है, जब उसके अंदर या तो होने चाहिए फ्री आयंस या फिर क्या होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक है, या तो फ्री आयंस या क्या प्रेजेंट होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तब वो कंडक्टर होता है, अदरवाइज वो इंसुलेटर। तो आपसे कोई पूछ ले कंडक्टर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कंडक्टर के लिए दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है। किसी भी कंपाउंड के अंदर या तो फ्री आयंस होने चाहिए या फ्री इलेक्ट्रॉन, तब वो कंडक्टर है, अदरवाइज कैसा होता है, वो इंसुलेटर। अब हम बात करते हैं कंडक्टर की। आयनिक सॉलिड इंसुलेटर क्यों है, इनके अंदर आयंस तो प्रेजेंट है, लेकिन सॉलिड स्टेट में आयंस फिक्स हैं, फ्री नहीं है, कैन नॉट मूव। इन सॉलिड स्टेट आयंस ऑफ द आयनिक सॉलिड आर फिक्स, दे कैन नॉट मूव, सो दीज आर इंसुलेटर। इसलिए क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। लेकिन अगर इन सॉलिड स्टेट की बजाय हम इनको या तो मोल्टन स्टेट में ले लें या फिर एक्वस स्टेट में लें, किस में लेंगे, या तो मोल्टन स्टेट में ले या फिर एक्वस स्टेट के अंदर अगर हम लेते हैं आयनिक सॉलिड को, या तो मोल्टन स्टेट में ले लो या आप एक्वस स्टेट। मोल्टन का मतलब उनको पिघला लो, मेल्ट कर लो, मेल्ट हो जाएंगे तो उनके पार्टिकल्स का ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, तो आयंस चलने लग जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और एक्वस या उसके अंदर वाटर डाल दो, वाटर डालने पर भी उसके आयंस क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो जब हम इनको मोल्टन या एक्वस स्टेट में लेते हैं, दीज आर कंडक्टर। क्वेश्चन है भी एनसीईआरटी का, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आ चुका है, व्हाई आयनिक सॉलिड आर इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट, व्हाई। तो हम क्या लिखेंगे, इन मोल्टन और एक्वस स्टेट दीज कंटेन फ्री आयंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर their conductance, but in solid state their ions are not free because they have strong force of attraction in the solid state, so they are fixed and act as insulator। इसलिए वो किसका काम करते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में, आयनिक सॉलिड के बारे में। कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं आयनिक सॉलिड के। एग्जांपल में आप क्या लोगे, जैसे कि NaCl है, कैसे होते हैं ये, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव हो गया। आयंस है, आयनिक नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के भी कह सकते हो, तो ये है। जैसे कि और MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, इसके ऊपर -2 होता है, इस पे +2 है, तो ये भी क्या आपके पास आयनिक सॉलिड है। तो इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, KCl है, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, ये सब आयनिक सॉलिड होते हैं। अभी तो आयनिक सॉलिड किन्हें बोला जाता है, किन से मिलके बने होते हैं, कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कैसा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये किस स्टेट में कंडक्टर होते हैं और किस स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। ये 4-5 बातें हमें मेनली बतानी होती हैं। और एक और, ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी एक और डाल सकते हैं, दीज आर हार्ड। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ये थी भी फर्स्ट टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको मैंने क्या नाम दिया, आयनिक सॉलिड। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है भी, ये इंसुलेटर सॉलिड स्टेट में क्यों होते हैं और कंडक्टर एक्वस और मोल्टन स्टेट में क्यों होते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखिए, तो इसकी पहला हमने पढ़ लिया आयनिक सॉलिड। सेकंड देखते हैं इनकी कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं। तो सेकंड वन क्या है, रफ कर देता हूं इसको मैं। तो सेकंड वन हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है कोवलेंट सॉलिड, के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं कोवलेंट सॉलिड, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोवलेंट सॉलिड के बारे में हमें पता होना चाहिए, व्हाट आर द कोवलेंट सॉलिड। तो हम बात करते हैं कोवलेंट सॉलिड की। कोवलेंट सॉलिड के बारे में क्या है, अभी देखिए, कोवलेंट सॉलिड को अगर देखें तो फिर से ये किन से मिलके बना होता है, ये हमें पता होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी कि जिनसे ये मिलके बने होते हैं, दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। किन से मिलके बने होते हैं, नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। तो कोवलेंट सॉलिड आर मेड अप ऑफ मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया, दीज आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल से तो मिलके बने हुए हमें पता चल गया कोवलेंट सॉलिड। लेकिन कोवलेंट सॉलिड है तो इनके अंदर बॉन्ड कैसा होगा, जैसे आयनिक सॉलिड में कैसा बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड, तो इनके अंदर कैसा होता है, दीज कंटेन कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स। इनके अंदर क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स। नाम से ही पता चल रहा है, पार्टिकल्स कौन है इनके, नॉन मेटल से एक्ट एज पार्टिकल। अरे पार्टिकल कह रहा है कोवलेंट सॉलिड किस टाइप के पार्टिकल से मिलके बने हुए, तो नॉन मेटल से मिलके बने हुए। नॉन मेटल में कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन मेटल्स आर मेड अप ऑफ, कोवलेंट सॉलिड आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स एंड दीज कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। और इनके अंदर कैसा बॉन्ड होता है, भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है,
वैसे अगर हम देखें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे, अगर हम इनका मेल्टिंग पॉइंट देखें, पेपर में आ जाता है दीज आर वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबसे हाई होता है अभी, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, इवन देन आयनिक सॉलिड से भी हाई होता है अभी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो वेरी हाई होता है। रीजन भी बताऊंगा क्यों है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वैसे, लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी से हटकर या कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोवलेंट सॉलिड का एग्जांपल अभी डायमंड, सुना होगा सबने, डायमंड सबसे हार्ड है इस अर्थ के ऊपर, कार्बन से मिलकर बना हुआ है और कार्बन एक नॉन मेटल है, और कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, इसलिए ये क्या है, और कार्बन एक नॉन मेटल भी है, इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड भी है, इसलिए कैसा सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है। लेकिन इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और आपने पढ़ा कार्बन की कैटिनेशन भी हाई है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी है। तो डायमंड का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ये वेरी हार्ड है, हार्ड है, तो इस अर्थ के ऊपर इसका मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे हाई है। अरे जो हार्ड होगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, टेम्परेचर हाई रखोगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, एग्जांपल डायमंड है, क्योंकि डायमंड सबसे हार्ड होता है। लेकिन अगर हम डायमंड को निकाल देना, डायमंड को हटा दे कोवलेंट सॉलिड में से, और हमारे रिमेनिंग जो कोवलेंट सॉलिड होते हैं ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आयनिक सॉलिड से कम माना जाता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा आयनिक सॉलिड से कम माना जाता है। लेकिन हम कोवलेंट सॉलिड को इसलिए हाई मानते हैं क्योंकि चाहे एक ही एग्जांपल हो, डायमंड एक सिंगल ऐसा एग्जांपल है कोवलेंट सॉलिड में जिसका मेल्टिंग पॉइंट सब में हाई है, आयनिक सॉलिड से भी आई है, मेटेलिक सॉलिड से भी आई है। लेकिन अगर डायमंड को निकाल देना तो सबसे आयनिक सॉलिड आ जाएंगे, दूसरे नंबर पे कोवलेंट आएंगे। लेकिन पेपर में आता है तो हम कोवलेंट की बात करते हैं क्योंकि इसका एग्जांपल हमारे पास है डायमंड। तो डायमंड कैसा होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको क्या बताया था, कंडक्टर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल होता है। कंडक्टर के लिए दो चीजें बताई मैंने, या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फ्री आयंस। इसके अंदर आयंस तो है नहीं क्योंकि नॉन मेटल्स, नो कार्बन और कार्बन के बीच में, जैसे डायमंड का एग्जांपल है, कार्बन और कार्बन के बिटवीन बॉन्ड है, ना इस कार्बन पे पॉजिटिव है ना इस पे नेगेटिव है, इसलिए इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव कोई आयंस तो है नहीं, आयंस नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, इंसुलेटर। सेकंड, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा मेटल के केस में मिलते हैं, हम कहते हैं ना मेटल्स कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में भी, तो उसका रीजन हम आगे देखेंगे। तो इसके अंदर ना तो फ्री आयंस है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ये इंसुलेटर होता है। आयंस के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स जो कोवलेंट सॉलिड में नहीं है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो मेटल के केस में मिलते हैं, लेकिन कोवलेंट सॉलिड के अंदर क्या प्रेजेंट है, नॉन मेटल्स, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं। तो जो कोवलेंट सॉलिड है दीज आर इंसुलेटर। एक एग्जांपल और रहते हैं, डायमंड है इसका एग्जांपल, ग्रेफाइट भी इसका एग्जांपल है भाई, SiC है, सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी इसका एग्जांपल है। लेकिन एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल यहां पे ग्रेफाइट आ गया। अभी ग्रेफाइट एक कोवलेंट सॉलिड है, कैसा सॉलिड है, कोवलेंट, क्योंकि कार्बन से मिलके बना होता है। अब मुझे ये बताओ, जब ये कार्बन से मिलके बना हुआ है तो यहां पे मुझे ये बताओ, कार्बन कार्बन ग्रेफाइट कार्बन से मिलके बना हुआ है तो कैसा होगा, कोवलेंट सॉलिड, तो इंसुलेटर होना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनली ग्रेफाइट इज कंडक्टर, व्हाई, ग्रेफाइट इज कंडक्टर, व्हाई। क्वेश्चन ये बनता है, ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट सॉलिड येट इट इज कंडक्टर, व्हाई, कैसे कंडक्टर हो गया। अरे जितने कोवलेंट सॉलिड है वो तो इंसुलेटर की कैटेगरी में आने चाहिए, लेकिन ग्रेफाइट एक कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी कंडक्टर कैसे बन गया, क्वेश्चन ये पूछा जाता है हमसे, हाउ द ग्रेफाइट इज कंडक्टर येट इट इज ए कोवलेंट सॉलिड। लेकिन ये फिर भी एक कोवलेंट सॉलिड है, ये कंडक्टर कैसे बन गया। तो देखिए, आपको पता होगा कार्बन के पास वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, पता होगा, ये तो +1 क्लास में पढ़ा है, नहीं तो मेरी 4th केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो आप देख लेना। अब यहां पे क्या कह रहा है, अभी ये 4 बॉन्ड बनाता है, तो इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, वे चारों कंज्यूम हो गए, कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं रहा। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं ना, ग्रेफाइट केवल 3 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन में से केवल 3 बॉन्ड बनाता, आगे किसके साथ, कार्बन के साथ ही बनाते हैं, ये सारे कार्बन से कार्बन जुड़ता रहता है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फ्री रह गया, प्रत्येक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है, प्रत्येक कार्बन के पास क्या रह जाता है, फ्री। जैसे डायमंड है, डायमंड में चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं, इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, इन ग्रेफाइट कार्बन फॉर्म 3 बॉन्ड्स, so it have 1 free electron on each carbon, due to this free electron it is conductor। और मैं बता चुका हूं कंडक्टेंस के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या फ्री आयंस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। 3 बॉन्ड बनाता है ना ये ग्रेफाइट, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। अरे 2 p और 1 s, टोटल 3 ऑर्बिटल होने चाहिए, 3 बॉन्ड का मतलब 3 ऑर्बिटल,
एक S 2 P। यहां पे क्या है, 4 बॉन्ड है, तो यहां पे कार्बन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो डायमंड में sp3 है और ग्रेफाइट में क्या है, sp2। इसलिए ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करते हैं डायमंड की। डायमंड के अंदर क्या पूछा जाता है, अभी कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, बॉन्ड लेंथ, ये होती है 154 पिकोमीटर। जो नॉर्मल कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसकी भी 154 पिकोमीटर है और इसकी भी 154 पिकोमीटर। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो 141.5 पिकोमीटर का है, यानी कि कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। ये कितना, 141.5 पिकोमीटर, सिंगल बॉन्ड से कम है। इसका मतलब ग्रेफाइट में जो ये बॉन्ड है ये प्योरली सिंगल नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होता ना प्योरली तो इसकी भी डिस्टेंस 154 पिकोमीटर, लेकिन ये 154 से कहां पे है, 141.5 पिकोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ग्रेफाइट में जो बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल है, नहीं है अभी प्योरली सिंगल नहीं है, उसमें कुछ कैरेक्टर डबल बॉन्ड का आ जाता है, क्योंकि +1 के 4th चैप्टर में पढ़ा था बॉन्ड बढ़ेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। सिंगल बॉन्ड है सबसे लेंथी होता है, डबल बॉन्ड उससे स्मॉल साइज का होता है और ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्मॉल साइज का होता है। इसका मतलब इसके ग्रेफाइट के अंदर जो बॉन्ड है वो प्योरली सिंगल बॉन्ड नहीं है, इट हैव सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसके अंदर कुछ ना कुछ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, हो जाएगा। तो सेकंड टाइप थी कोवलेंट सॉलिड। मैंने एक एक चीज आपको बता दी जो इसमें पूछ सकता है, सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। ओके, थर्ड हम डिस्कस करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो थर्ड देखिए हमारे पास तीसरी जो टाइप है वो है मेटालिक सॉलिड। तीसरी टाइप की हम डिस्कस करेंगे मेटालिक सॉलिड। क्या होते हैं मेटालिक सॉलिड के बारे में हमें पता होना चाहिए। मेटालिक सॉलिड देखिए भाई, नाम से ही पता चल रहा है जो किससे मिलके बने हुए, मेटल्स। दीज आर द सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ मेटल्स। लेकिन मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स के अंदर जो मेटल्स होती है ना उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है अभी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होने के कारण क्या हो जाता है अभी, वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं फ्री। जैसे कि मान लेते हैं ये मेटल का कोई क्रिस्टल है ये, तो इसके अंदर आप क्या देखोगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे फ्री छोड़ देंगे, फ्री छोड़ देंगे तो मेटल के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो मेटल के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, और उनके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऐसे फ्री घूमते रहेंगे, ऐसे उनके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्री घूमते रहेंगे, और ये उनके मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ देते हैं ऐसे। और उनके ये जो आयन्स है, कैटायन है, मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, फ्री छोड़ देता है, तो उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज वाली मेटल का आयन बनता है इसे बोलते हैं कर्नल, और जो ये होता है इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन का सी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन का सी, यानी कि समुंदर। किसका समुंदर, इलेक्ट्रॉन का समुंदर है। और उसके अंदर जो ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स है ना मेटल के, ये घूम रहे हैं, ये फ्लो हो रहे हैं, ये इसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं। तो क्या होता है, कहने का मतलब जो मेटालिक सॉलिड है, दीज आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। किससे मिलके बने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन विच आर लूज्ड बाय द मेटल, जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे उनके द्वारा, और पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स से। या फिर कह सकते हैं मेटालिक सॉलिड आर मेड अप ऑफ मेटल्स। अब मेटालिक सॉलिड मेटल से मिलके बने होते हैं, तो इनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, आपने सुना होगा दो मेटल के बीच में हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड। तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, या फिर क्या है, मेटल्स आर बाउंडेड बाय द मेटालिक बॉन्ड इन द मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर ये जो होते हैं ये किससे बाउंडेड होते हैं, मेटालिक बॉन्ड से बाउंडेड होते हैं, बंधे हुए हैं, अट्रैक्टेड हैं। दीज आर अट्रैक्टेड बाय द मेटालिक बॉन्ड, हो जाएगा। तो ये होता है पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स, उनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन का ये सी है, समुद्र है, उसके अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स। पता चल गया मेटालिक बॉन्ड होता है और किन से मिलके बने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब इनका भी मेल्टिंग पॉइंट देखा जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखते हैं, सबसे हाई मैंने किसका बताया, कोवलेंट सॉलिड का, सेकंड आयनिक, थर्ड नंबर पे होता है दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड। आयनिक और कोवलेंट सॉलिड से इनका लो होता है, दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक एंड कोवलेंट सॉलिड। आयनिक और कोवलेंट सॉलिड की कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। तो मेटालिक सॉलिड का क्यों, क्योंकि जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो वीक होती है,
ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, दीज आर कंडक्टर। आपको पता होगा मेटल्स तो कंडक्टर है, जैसे कि आयरन है, लोहा है, लोहे की कोई रोड है, उसको अगर करंट हम उसको टच करते हैं, वो अगर इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तो हमें करंट लगता है। क्यों? क्योंकि वो कंडक्टर है। तो अब आपको पहली बार ऐसा सुनोगे सॉलिड स्टेट में कोई कंडक्टर है। कौन कंडक्टर है? आपके जो मेटल्स हैं वो सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? उनके फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये रहिए इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल्स आर कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट as well as in molten state because these contains free electrons, क्योंकि उनके अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटालिक सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ये क्या होते हैं? अभी कंडक्टर होते हैं। ओके, तो ये कंडक्टर क्यों होते हैं? बिकॉज दिस कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। अब इनकी जो कंडक्टेंस है ना मेटल की, वो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं। जैसे कुछ मेटल ऐसे हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या हाई होती है, कुछ ऐसे हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसलिए उनकी कंडक्टेंस उसी के ऊपर डिपेंड करती है। वैसे सबसे हाईएस्ट कंडक्टेंस कौन सी मेटल की होती है? सिल्वर की होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो सिल्वर मेटल, Ag जिसका सिंबल होता है, सबसे हाई। सेकंड नंबर पे कॉपर आता है, थर्ड पे गोल्ड आता है। सेकंड पे कॉपर होता है, थर्ड पे गोल्ड होता है। ये होता है अभी सबसे हाईएस्ट मेटालिक किसकी होती है? सिल्वर मेटल की होती है। अब आपसे पूछे, एक यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर मेटल्स की जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? हमेशा जब भी हम कोई पढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, लेकिन मेटल का एक्सेप्शनल केस है। टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जो मेटल की कंडक्टेंस है इट विल डिक्रीज। व्हाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्यों है ऐसा? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर मेटल जो कंडक्टेंस है, मेटल जो कंडक्टर हैं, उनकी कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हीट देनी पड़ेगी, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स है ना, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लग जाएंगे, ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं ऐसे। और इनके अंदर कंडक्टेंस किसके कारण होती है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते रहते हैं, ये जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो इनकी कंडक्टेंस बढ़ती है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में आएंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते में आ जाएंगे। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के रास्ते को ये रोक लेंगे, क्योंकि ये वाइब्रेट करेंगे ऐसे ऊपर नीचे, वाइब्रेट करेंगे तो इन इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को ये रोक देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को ये रोकेंगे तो सीधी सी बात है, कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीजेस। तो क्या? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स सो दे स्टॉप द पाथ ऑफ या दे रजिस्ट द पाथ ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनके पाथ को रजिस्टर करते हैं, उनके पाथ को स्टॉप करते हैं। सो कंडक्टेंस ऑफ द मेटल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और पूछा जाता है, एक और क्या पूछा जाता है? जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। अरे मेटल्स को ही मेटालिक सॉलिड बोलते हैं। मेटल है, जैसे आयरन मेटल है, उसको आप मेटालिक सॉलिड बोलोगे, तो ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब उसको आप लंबी लंबी वायरों में चेंज कर सकते हो। वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब उनको आप क्या कर सकते हो? फाइन सीट बना सकते हो, चद्दर बना सकते हो उनकी। और क्या होते हैं? वो सोनोरस होती हैं। सोनोरस का मतलब जब किसी चीज से टकराती हैं मेटल्स, हार्ड चीज से, तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये सारे कौन से आपके हैं? ये सब हमारे मेटालिक सॉलिड हैं। तो अब एक क्वेश्चन आया था, ये कह रहा है ए कोई सॉलिड है। क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, ए कोई सॉलिड है जो डक्टाइल है, मेलेबल है और सोनोरस है। विच टाइप ऑफ दिस सॉलिड? ये ए सॉलिड किस टाइप का है? अरे उसने कह दिया ए कोई सॉलिड है जो डक्टाइल है, मेलिएबल है, सोनोरस है। तो ए कैसा सॉलिड है? तो हम कह सकते हैं ए कैसा सॉलिड है? ए इज द मेटालिक सॉलिड। ए कैसा सॉलिड है? मेटालिक। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटालिक सॉलिड की होती है। इसका मतलब जो ए है वो कौन सी कैटेगरी में आता है? मेटालिक सॉलिड की कैटेगरी में आता है। इसके एग्जांपल सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, कोई भी रख सकते हो। तो ये सब मेटालिक सॉलिड के बारे में था। ओके, तो ये था मेटालिक सॉलिड के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बता दिया एक एक बात। लास्ट और फोर्थ टाइप जो हमारे पास है वो देखिए, मैं इसको रफ कर देता हूं। लास्ट और फोर्थ टाइप हमारे पास जो बनेगी वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो उनको भी हम देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनने की जरूरत है भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड को, इन सबसे ज्यादा। तो देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में, फोर्थ और लास्ट टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से ही पता चल रहा है जो किन से मिलकर बने होंगे? मॉलिक्यूल्स और एटम्स। दीज आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। कभी कभी एटम्स भी हो सकते हैं भी, मोस्ट ऑफ द टाइम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आपको पता होगा जिसमें एक से ज्यादा एटम हो।
लेकिन कभी कभी खुद एटम भी एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, वो भी बताऊंगा। जैसे कि नोबल गैस है हीलियम, ये किसी के साथ नहीं जुड़ते हैं, तो ये खुद एक एटम है लेकिन बिहेव लाइक ए मॉलिक्यूल्स करते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर सॉलिड आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ठीक है, तो ये इनसे मिलके बने होते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके अंदर कैसा बॉन्ड होता है, जैसे आपने आयनिक सॉलिड में पढ़ा आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड में पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड, मेटालिक सॉलिड में पढ़ा मेटालिक बॉन्ड, या कोई बॉन्ड नहीं होता भी। यहाँ पे +1 क्लास में आपने 5th चैप्टर में स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज कंसिस्ट वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके अंदर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है अभी। These consist वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स या एटम से ये मिलके बने होते हैं और इनके अंदर क्या होता है, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के भी 4 टाइप थे, यहीं पे लिख देता हूं। सबसे पहला था डिस्पर्सन फोर्स, दूसरा हमने पढ़ा था डाइपोल फोर्स, तीसरा हमने पढ़ा था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स, और फोर्थ हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये 4 टाइप के थे। इन चारों में से कोई एक ही मिलेगी, एक में, चारों नहीं मिलते कभी भी। ये 4 टाइप के वंडर वाल फोर्स होते हैं, ये इनके अंदर होते हैं अभी मॉलिक्यूलर सॉलिड में। इन्हीं के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दीज वंडर वाल फोर्सेज, मॉलिक्यूलर सॉलिड आर ऑफ फर्दर 3 टाइप्स। इनको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। अभी देखिए कौन कौन से टाइप में। एक होता है इनमें से नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्यान से सुनना भी एक एक बात, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा होता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, उन्हीं के बेस पे डिवाइड किया इनको, देखना मैं बताऊंगा कैसे, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और तीसरा है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये देखिए अभी होगी। इन 4 के, इन्हीं फोर्स के बेस के ऊपर हमने इनको 3 टाइप में डिवाइड कर दिया। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज पार्टिकल्स। नॉन पोलर जैसे कि आयोडीन होता है, अभी आयोडीन सुना होगा, I2 का मॉलिक्यूल, आयोडीन सॉलिड होता है, जो क्या रूम टेम्परेचर पे रखोगे तो अपने आप उसका सीधा डायरेक्ट सब्लिमेशन हो जाता है। सब्लिमेशन का मतलब सॉलिड से सीधा गैस बन जाता है। I2 के इस तरीके से मॉलिक्यूल्स होते हैं, I2 के ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये I2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में, I2 के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सॉलिड में चेंज होते हैं और इस सॉलिड बनता ये होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। लेकिन ये कैसे है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर क्यों बनाए गए, ध्यान से सुनना, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्यों कहा इनको, क्योंकि I2 का जो अकेला मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। I2 का ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, क्योंकि ये जो I2 के मॉलिक्यूल है ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब, अरे I और I ये है, I और I ये है, इसके अंदर कोई पॉजिटिव टर्मिनल नहीं है, कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आयोडीन और आयोडीन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेम एटम के बीच में बॉन्ड है, इसलिए क्या होगा, इनके अंदर कोई पॉजिटिव टर्मिनल, कोई नेगेटिव टर्मिनल नहीं होगा, इसलिए इन्हें बोलते हैं नॉन पोलर। तो ये नॉन पोलर से मिलके सॉलिड बना, इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो दीज आर द सॉलिड विच आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल आयोडीन, आयोडीन इसका एग्जांपल। आयोडीन का जो सॉलिड है वो किस में आता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप तो किसकी है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, लेकिन वो भी फर्दर 3 टाइप का, कौन सा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और +1 क्लास में हमने पढ़ा था नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वहां पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, डिस्पर्सन फोर्सेज। तो दीज कंसिस्ट डिस्पर्सन फोर्सेज, इनके अंदर क्या होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है। अभी डिस्पर्सन फोर्स के साथ एक और बात है, यहाँ पे डिस्पर्सन फोर्स है इसलिए ये सॉफ्ट भी होते हैं, बिल्कुल ही कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होता है, दीज आर लो मेल्टिंग पॉइंट, बिल्कुल ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अभी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर डिस्पर्सन फोर्स है और इसके अंदर कोई आयंस नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कैसे होंगे, दीज आर ऑल आर इंसुलेटर। ये सब इंसुलेटर तो होते हैं भाई, ऑल आर इंसुलेटर, क्योंकि इनमें किसी के अंदर भी कोई भी आयंस नहीं मिलेगा आपको, फ्री आयंस, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसलिए ये इंसुलेटर होते हैं। डिस्पर्सन फोर्स होता है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स। फिर भी आपको डाउट रहता है भी डिस्पर्सन फोर्स कौन से होते हैं, तो +1 क्लास की स्टेट्स ऑफ मैटर का मेरा टॉपिक देख लेना, पहला ही टॉपिक है वंडर वाल फोर्सेज के टाइप, वहां पे आपको ये सब मिल जाएगा। सेकेंड है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके अंदर पोलर मॉलिक्यूल्स एक्ट एज पार्टिकल। इसमें नॉन पोलर जैसे कि HCl है, क्या होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव,
H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होता है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यही है। अब ये क्या है, जब इनको आप सॉलिड स्टेट में लोगे, तब बात कर रहे हैं भी हम सॉलिड स्टेट में लोगे, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा या नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, इसलिए इनके अंदर क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन होने से ये सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। अगर इनको आप सॉलिड में लेते हो तो ये कैसा है, पोलर्स, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये मॉलिक्यूल्स पोलर, ये भी पोलर, पोलर से पोलर के बीच में अट्रैक्शन होता है, इससे जो सॉलिड बना उसे हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि HCl एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और दो मॉलिक्यूल जब किसी अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है और उससे जो सॉलिड बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, क्योंकि HCl एक मॉलिक्यूल है, इसको हमने सॉलिड में चेंज किया है। तो ये जो अट्रैक्शन होगी दो पोलर, जब कोई पोलर होता ना, पोलर को हम डाइपोल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी, पोलर को हम डाइपोल, क्योंकि पोलर जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं वो डाइपोल भी होता है, ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है, तो डाइपोल और डाइपोल के बीच में कैसी अट्रैक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो इनके अंदर कैसी अट्रैक्शन होगी, दीज कंसिस्ट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो इनके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होती है। ये इनकी कंपेरिजन में थोड़े से हार्ड होते हैं, लेकिन वैसे सॉफ्ट ही होते हैं। ये भी इंसुलेटर हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, मेल्टिंग पॉइंट तो सबका लो है, सभी इंसुलेटर हैं, लेकिन मेनली हमें क्या पता होना चाहिए, दीज आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन HCl टेकन इन द सॉलिड स्टेट, देन दीज कंसिस्ट द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन एंड दीज आर नोन एज पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसके अंदर फ्री आयंस नहीं है, भाई ये इंसुलेटर क्यों है, क्योंकि सॉलिड बनने के बाद ये आयंस फ्री नहीं रहेंगे, यही होगा। लास्ट हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको दो जगह एक्सप्लेन की है, +1 क्लास का 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, उसका लास्ट टाइप है, और एक हमने वही स्टेट्स ऑफ मैटर 5th चैप्टर में, वो वीडियो आप देखना, वहां पे मिल जाएंगे। जैसे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब आप इनको सॉलिड स्टेट में लेते हो ना, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक आप वहां से देखना, तब आपको डिटेल में पता चल जाएगा। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा, दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल ये रहा, तो इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, और जो मॉलिक्यूल से मिलकर सॉलिड बनता है उसे हम कौन सा सॉलिड बोलते हैं, मॉलिक्यूलर। लेकिन इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको याद होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन के अंदर होती है। फिर भी आप इन तीनों फोर्स की एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, टाइप ऑफ वंडर वाल फोर्सेज, मेरी यह वीडियो है स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे आप देख लेना, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा, फिर ये तीनों टाइप इजी हो जाएंगे। इन तीनों में ये पूछता सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, वो इसका होता है। अभी क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, इन चारों फोर्सेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मानी जाती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये तीन टाइप थे भाई मॉलिक्यूलर सॉलिड के। इस तरीके से मैंने टोटल आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4, फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड के 3 टाइप ये एक एक डिटेल में बता दिया। इनके अंदर जो क्वेश्चन बनेगा मैंने वो भी बता दिया। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट है, पीछे आप वीडियो से देख लेना। ओके, इसी के साथ हमारा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कल से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेल, क्रिस्टल लैटिस, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट कल से स्टार्ट होने जा रहा है। ओके, थैंक यू।